सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। ये कहानी है एक CIA एजेंट की जो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेती है, लेकिन किसी को भी इस एजेंट के मंसूबे समझ में नहीं आते। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने नॉर्थ कोरिया का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक CIA एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है एवलिन सॉल्ट। यहाँ के पुलिस वाले उसे बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। सबका मानना है कि एवलिन यहाँ पर जासूसी कर रही थी। वो उससे बार बार टॉर्चर करके यही पूछते हैं कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम कौन सी एजेंसी के लिए काम करती हो और तुम्हें हमारे बारे में क्या पता लगा। लेकिन एवलिन बार बार डिनाई करती है और इन्हें कुछ भी नहीं बताती। समय ऐसे ही निकलने लगता है। थोड़े समय के बाद एवलिन को रिहा कर दिया जाता है। उसे लेने के लिए उसका सीनियर आया हुआ है जिसका नाम है टेड। टेड को देखने के बाद एवलिन चौंक जाती है और कहती है कि CIA में हमें बताया गया था कि हमें कभी भी नहीं छुड़ाया जाएगा अगर किसी मिशन के दौरान हम पकड़े गए तो, क्योंकि एक आदमी की जिंदगी के बदले हम सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। टेड कहता है कि तुम्हें बिल्कुल सही लगता है, ये हमने नहीं किया, ये तुम्हारे दोस्त माइक ने किया है। उसने पूरी सरकार को हिला करके रख दिया। तुम्हें प्रिजन एक्सचेंज के दौरान छोड़ा गया है। हमारे पास नॉर्थ कोरिया का एक आदमी था, तुम्हें छुड़ाने के बदले में हमें उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन ये सब कुछ माइक ने किया है। इन बातों को सुनने के बाद एवलिन समझ जाती है कि माइक उससे प्यार करता है। एवलिन को भी अब भरोसा होने लगा है माइक पे। समय ऐसे ही बीतने लगता है। 2 साल के बाद हम देखते हैं कि माइक और एवलिन ने शादी कर ली है और हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। इनके पास एक कुत्ता है। माइक ने एक स्पाइडर को भी पाल करके रखा है। उसे स्पाइडर्स बहुत पसंद है। एवलिन अभी भी CIA में काम कर रही है, लेकिन ज्यादातर वो डेस्क जॉब ही करती है। एक दिन उसका सीनियर प्लीबॉय उसे कहता है कि तुम्हें एक आदमी को इंट्रोगेट करना है। वो एक रशियन है, तुम्हें वो भाषा आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उससे सवाल जवाब करो। तब एवलिन चली जाती है उस आदमी के पास। इस आदमी का नाम है ऑर्लोव। ऑर्लोव एवलिन को ऊपर से नीचे तक देखता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी उंगलियों पर। एवलिन की अंगूठी को देख करके वो समझ जाता है कि एवलिन मैरिड है। वो एवलिन को कहता है कि किसी भी एजेंट को शादी नहीं करनी चाहिए, वरना वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तुम्हारी शादी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी। इतना कहने के बाद ऑर्लोव अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो एक FSB एजेंट है। ये सारी बातें ये लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब वो कहानी सुनाता है कि रशिया ने 1975 में एक मुहिम की शुरुआत की थी, जब वो छोटे छोटे बच्चों को भर्ती कर रहे थे अमेरिका को हमेशा के लिए तबाह कर देने के लिए। उन बच्चों को रशिया ने सालों तक तालीम दी और एक हथियार में तब्दील कर दिया। धीरे धीरे करके उन्हें अमेरिका भेजने लगे वो लोग। और इन एजेंट्स का यही काम है कि वो उस समय का इंतजार करें जब उन्हें उनके टारगेट के बारे में बताया जाएगा। और वो समय अब जल्दी ही नजदीक आने वाला है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की मौत हुई है, जल्दी ही उनका फ्यूनरल है। उस दिन उस एजेंट को बाहर आना पड़ेगा और मारना पड़ेगा यहाँ के प्रेसिडेंट को। इसीलिए उन एजेंट्स को भेजा गया है। अमेरिका में अभी हमारा एक एजेंट है जिसका कोड नेम है K-12। वो जल्दी ही मार गिराएगा प्रेसिडेंट को। इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ से जाने लगती है एवलिन। तब ऑर्लो कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगी वो एजेंट कौन है। वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि तुम हो। एवलिन इन बातों पर हंस करके बाहर आ जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तब देखती है कि टेड उसे घूर रहा है। एवलिन समझ जाती है कि ऑर्लो ने उसे फंसाने की साजिश की है। टेड उसे कहता है कि अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती, थोड़े समय के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। एवलिन कहती है कि उस आदमी को पता है कि मैं मैरिड हूँ, उसने मेरे पति का नाम लिया है, मुझे माइक को कॉल करना है। जब वो माइक को कॉल करती है तब वो कॉल नहीं उठाता। टेड एवलिन को बंद कर देता है दूसरे कमरे में ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। बाकी लोग ऑर्लो को लेकर के जाने लगते हैं नीचे, लेकिन वो जैसे ही लिफ्ट में पहुंचता है वो दोनों एजेंट्स पर हमला करके उन्हें मार देता है और भागना शुरू कर देता है बिल्डिंग से। सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एवलिन को भी पता लगता है कि यहाँ पर भगदड़ मची हुई है। तब वो कैमरे में इशारा करती है कि उसे वॉशरूम जाना है। बाहर आते ही वो भी भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग कैमरे में हर जगह को देख रहे हैं कि एवलिन कब और कहाँ जा रही है। एक एक करके वो लोग सारे दरवाजों को बंद कर रहे हैं। तब एवलिन अपने हाथ में उठाती है फायर एक्सटिंग्विशर को और एक एक करके सारे कैमरे को ब्लर करना शुरू कर देती है। तब टेड उसे कॉल करके कहता है कि ये सब कुछ जो तुम कर रही हो इससे लगेगा कि तुम गिल्टी हो और तुमने जरूर कुछ ना कुछ किया है। एवलिन कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कैसे भी मुझे अपने पति के पास पहुंचना है। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरे पति को मार दे। अब सारे के सारे गार्ड्स आ रहे हैं उस दरवाजे के पास जिसके अंदर एवलिन है। एवलिन एक बहुत ही बेहतरीन एजेंट है। उसे पता है कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ की सारी चीजों को वो इकट्ठा करती है और एक बॉम्ब बना करके छोड़ देती है दरवाजे पर, जिससे सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तब वो भागती हुई आती है बाहर और गोली चलाती है कांच पे। कांच को तोड़ करके चली आती है सड़क पे। थोड़ी देर भागने के बाद उसे एक कैब नजर आ जाता है। अंदर बैठने के बाद वो सबसे पहला कॉल करती है माइक को, लेकिन अभी भी माइक से बात नहीं हो पाती। तब वो सिम को तोड़ देती है। उसे पता है कि ये लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं। तभी एवलिन को टेड की बात याद आती है। बहुत साल पहले टेड ने ही उसे कहा था कि वो माइक से दोस्ती करे, क्योंकि माइक एक साइंटिस्ट है और वो बड़े ही आसानी से नॉर्थ कोरिया चला जाता है। और माइक ही वो आदमी है जो आसानी से एवलिन को नॉर्थ कोरिया भिजवा पाएगा। यानी कि टेड को माइक के बारे में हर एक चीज पता थी। अब एवलिन चली आती है अपने घर पे। जब वो पूरे घर को देखती है उसे सारी चीजें बिखरी हुई मिलती है।
वो समझ जाती है कि माइक को उन लोगों ने किडनैप कर रखा है। तब वो अपने कुत्ते को लेती है और स्पाइडर को भी रख लेती है बैग में। फिर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है एक बंदूक के साथ। तभी CIA वाले यहाँ पर आ जाते हैं। वो जैसे ही दरवाजे को तोड़ करके अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें अंदर कोई भी नजर नहीं आता। प्लेबॉय भी यहीं पर है। टेड इन सारी चीजों को देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है एवलिन सच बोल रही है, उसे सारे लोग फंसाने की साजिश कर रहे हैं। तभी एवलिन चली जाती है ऊपर और अपने पड़ोसी को दे देती है अपने कुत्ते को और यहीं पर अपने कपड़े भी बदलती है। तभी उसे याद आता है कि वो कैसे म्यूजियम में माइक से मिलने जाती थी। ये सब कुछ CIA का प्लान का हिस्सा था कि एवलिन माइक के करीब जाए। लेकिन जैसे जैसे एवलिन ने माइक को जाना, वो उसे पसंद करने लगी। एवलिन ने अपने कपड़ों को बदल लिया है और सर पे एक टोपी भी लगा रखी है ताकि उसे कोई भी ना पहचाने। वो चली आती है बाहर, फिर भी उसे टेड पहचान जाता है। ये लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तब एवलिन रुक जाती है क्योंकि चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। प्लेबॉय कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। एवलिन कहती है कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब कुछ इसलिए है ताकि CIA मेरे पीछे आए और जो असली कातिल है वो बड़े ही आसानी से राष्ट्रपति को मार दे। आखिर तुम लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? लेकिन इन्हें ये बात समझ में नहीं आती और एवलिन भी समझ जाती है कि ये लोग उसे पकड़ेंगे। तब वो पुल से नीचे कूद जाती है एक ट्रक के ऊपर, लेकिन अभी भी CIA उसके पीछे है। इन चीजों को देखने के बाद एवलिन एक ट्रक से दूसरे ट्रक पर ऐसे ही कूदती रहती है। अगले कई घंटों तक ये चूहे बिल्ली का खेल यहाँ पर चलते रहता है। अंत में प्लेबॉय निशाना लगाने लगता है एवलिन पे। तभी एवलिन देखती है कि उसके बगल से एक मोटरसाइकिल गुजरने वाली है। वो मोटरसाइकिल को छीनती है और खुद ड्राइव करना शुरू कर देती है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो इनके रेंज से बाहर चली जाए। सबकी गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई है, लेकिन एवलिन बाइक की मदद से यहाँ से दूर निकल जाती है। तभी प्लेबॉय को सारी की सारी जानकारियां मिल जाती है एवलिन के बारे में। एवलिन ने बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और वो रशिया भी गई थी। इन बातों को सुनने के बाद अब इन्हें भी शक होने लगा है एवलिन पे। दूसरी तरफ हम एवलिन को देखते हैं जो घायल हो चुकी है। वो अपने घाव का उपचार करती है और यहाँ से निकल पड़ती है न्यूयॉर्क जाने के लिए। रास्ते में उसे याद आता है माइक, कि माइक के साथ उसने कितने प्यारे समय बिताए हुए हैं। तभी उसे वो दिन याद आता है जब माइक ने उसे कोरिया से छुड़ाया था। तभी एवलिन ने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि वो अब तक उसे धोखा दे रही थी। वो एक CIA एजेंट है। लेकिन इन सारी बातों को जानने के बाद भी माइक ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और इस बात ने एवलिन का दिल जीत लिया कि माइक उसे हर एक हाल में एक्सेप्ट करने को तैयार है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाती है न्यूयॉर्क और एक होटल में चेक इन करती है गलत नाम पर। अंदर आते समय वो कपड़े भी बाहर से चुराती है। जैसे ही एवलिन अपने कमरे में दाखिल होती है, वो अपनी आंखों से लेंसेज को निकालती है। उसके साथ साथ वो अपने दांतों को भी बाहर निकालती है। तब हमें पता लगता है कि ओर्लोव सच बोल रहा था। एवलिन ही वो रशियन एजेंट है जो राष्ट्रपति को मारने वाली है। ओर्लोव वहां पर इसीलिए आया था ताकि वो एवलिन को आगे की प्लानिंग बता सके कि उसे आगे क्या करना है। एवलिन धीरे धीरे करके अपने सारे हथियारों को बाहर निकालती है। उसके पास बहुत सारा असला बारूद पड़ा हुआ है। फिर वह स्पाइडर से उसका जहर निकालती है ताकि गोली के अंदर डाल सके, क्योंकि एक बार ये गोली राष्ट्रपति को लग गई तब उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके शरीर में ये जहर बहुत ही तेजी से फैलेगा। ये सारी चीजें करते समय एवलिन को याद आता है जब वो CIA में भर्ती हुई थी और उसके लिए CIA में भर्ती होना कितना आसान था। सबने उसकी काबिलियत पर कितनी जल्दी भरोसा करके उसे CIA का हिस्सा बना लिया। अगले दिन फ्यूनरल की तैयारी करने लगते हैं सारे लोग। यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। हर जगह लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोगों को अंदर आने से रोका जा रहा है। उसके साथ साथ अगल बगल में मेट्रो भी नहीं रुकने वाली ताकि ये जगह और भी क्राउडेड ना हो जाए। तभी हम एवलिन को देखते हैं जिसने अपने बालों को काला कर लिया है। वो मेट्रो के भीतर है। उसने पहले ही इस जगह का मैप डाउनलोड कर लिया था ताकि उसे पता लग सके कि ये लोग कहाँ पर हैं। जैसे ही उसकी मेट्रो नजदीक पहुंचती है, वो अपने कंपार्टमेंट में स्मोक बॉम्ब छोड़ देती है, जिससे सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एवलिन के लिए सही मौका होता है कि वो बाहर कूद जाए। बाहर आते ही वो मैप को फॉलो करना शुरू कर देती है ताकि वो उस जगह पहुंच सके जहां पर ये लोग होंगे। उस जगह पे पहुंचने के बाद वो बॉम्ब लगा देती है। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, रशियन प्रेसिडेंट नीचे गिरता है एवलिन के सामने। तब हमें इनकी असली प्लानिंग का पता लगता है। ये लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट को मारना चाहते हैं ताकि रशिया को लगे कि अमेरिकन ने उनके राष्ट्रपति को मरवाया है और अमेरिका और रशिया के बीच लड़ाई शुरू हो जाए। अभी रशियन प्रेसिडेंट पड़ा हुआ है एवलिन के सामने। वो अपने बंदूक को बाहर निकालती है और गोली मार देती है प्रेसिडेंट को। तब यहाँ पर प्लेबॉय भी आ जाता है। अब एवलिन ने उस पर बंदूक तान करके रखा है। एवलिन के पास पूरा मौका है कि वो प्लेबॉय को मार दे, लेकिन वो उस पर गोली नहीं चलाती, उल्टा अपने बंदूक को फेंक देती है। और प्लेबॉय को यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर एवलिन ने ऐसा क्यों किया। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे लोग राष्ट्रपति को लेकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। टेड जैसे ही एवलिन को देखता है, उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने पूरे CIA को धोखा क्यों दिया। एवलिन इन बातों का कोई जवाब नहीं देती और पुलिस वाले उसे लेकर के चले जाते हैं। जब वो पुलिस वालों की कार में होती है, तब उसे अपना बचपन याद आता है कि जब वो ट्रेनिंग फैसिलिटी में थी, उस वक्त उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई गई थी। एक अमेरिकन कपल आए हुए थे रशिया। उन लोगों ने उसकी बच्ची की जगह पर भेज दिया एवलिन को, उसके चेहरे को बिल्कुल वैसा ही बना करके,
जब उसकी ताजा ताजा सर्जरी हुई थी तब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तुम जल्दी ही यहाँ से जाने वाली हो, क्या यहाँ से जाने के बाद तुम हम लोगों को मिस करोगी? लेकिन इन बातों का एवलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस लड़के के चेहरे पर एक निशान है। अब कहानी फिर से चली आती है वर्तमान समय में। एवलिन अभी भी कार में बैठी हुई है। जैसे ही कार एक ब्रिज के पास पहुंचती है, एवलिन हमला करना शुरू कर देती है इन पुलिस वालों पर। इन्हें मारने के बाद वो एक के बाद एक सारे कार्स को टकराने लगती है और अंत में अपनी गाड़ी को ले आती है नीचे पुल से। लेकिन एवलिन अभी भी ठीक है एयरबैग्स के कारण। जब लोगों को दिखता है कि कार का एक्सीडेंट हुआ है, चारों तरफ से लोग कार को घेर लेते हैं। एवलिन के लिए यही सही मौका होता है कि वो यहाँ से चुपके से निकल जाए। वो ऐसा ही करती है। बाहर आने के बाद वो एक टोपी पहन लेती है ताकि उसे कोई ना पहचाने और बैठ जाती है जहाज पर। तब उसे याद आता है कि जब पहली बार उसे अमेरिका लेकर के आया गया था, उसका सब कुछ बदल चुका है। उसके पास अब एक दूसरा घर है और 2 लोग हैं जिन्हें वो माता पिता कहेगी। उसे पुराने समय के बारे में याद आता है, लेकिन एवलिन को पता था कि वो एक मिशन पर है। वो इन बातों को जल्दी ही भूल जाती है। एवलिन देखती है कि इस जहाज पर हर जगह टीवी चल रहा है। रशिया में लोग हर जगह इकट्ठा हो रहे हैं। इन्होंने अपने गैंग का नाम रखा है एंटी अमेरिकन। सारे के सारे गुस्सा है अमेरिका पर कि उन लोगों ने जानबूझ के साजिश की है उनके राष्ट्रपति को मारने के लिए। जैसे ही जहाज से एवलिन उतरती है, उसकी मुलाकात होती है ऑर्लोव से। ऑर्लोव उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरी सबसे खूबसूरत रचना हो। ऑर्लोव ने ही ट्रेनिंग दी थी एवलिन को और बार बार उसे मिशन की याद दिलाते रहता था। ऑर्लोव कहता है कि तुमने सिर्फ एक ही गलती की, शादी करके। तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। एवलिन कहती है मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सबको लगे कि मैं एक नॉर्मल महिला हूँ और नॉर्मल जिंदगी यहाँ पर बिता रही हूँ। शादी के कारण ही मेरे ऊपर किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन ऑर्लोव के दिमाग में अभी भी ये बातें घूम रही है। वो उसे लेकर के जाता है अपने हाइड आउट प्लेस पर, जहाँ पर इन लोगों ने माइक को बंधक बना करके रखा है। यहाँ जाते ही एवलिन को माइक नजर आता है एक टैंक के भीतर जहाँ पानी भरा हुआ है। ये लोग बंदूक तान देते हैं माइक पर, लेकिन ऑर्लोव इतनी आसान मौत माइक को नहीं देना चाहता। वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगा और एवलिन को देखेगा कि एवलिन रिएक्ट कर रही है या नहीं। उसे अभी भी एवलिन की लॉयल्टी पर शक है कि एवलिन बदल चुकी है। वो लोग धीरे धीरे टैंक में पानी भरना शुरू कर देते हैं ताकि माइक घुट घुट के मरे। एवलिन अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो पोकर फेस बना के रखे, किसी को भी उस पर शक ना हो। जैसे जैसे पानी भरता है, माइक तड़पने लगता है। तब हम एवलिन की आंखों में आंसू देखते हैं। वो अपने आप को रोक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एवलिन प्यार करती है माइक से। उसके सामने ही माइक दम तोड़ देता है। इस चीज को देखते ही सारे खुश हो जाते हैं। उन्हें भरोसा हो जाता है कि एवलिन अभी भी वफादार है। इन सारे लोगों को देखने के बाद एवलिन को याद आता है कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें इसके साथ ट्रेनिंग दी गई थी। ऑर्लोव भी अब खुश है कि एवलिन वापस आ चुकी है। वो अपनी अगली प्लानिंग बताता है कि हमें अमेरिका के सारे एटॉमिक वेपन्स पर कब्जा करना है। एवलिन को अब सारी की सारी प्लानिंग पता लग चुकी है। ऑर्लोव उसे कहता है कि तुम्हें श्नाइडर नाम का एक आदमी मिलेगा जो लेकर के जाएगा व्हाइट हाउस पे। वहाँ पर तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तभी एवलिन बोतल को तोड़ती है और बड़ी बेरहमी से मार देती है ऑर्लोव को, क्योंकि ऑर्लोव ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके सामने ही माइक को मार दिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसे मारने के बाद वो ग्रेनेड लेती है और बाहर आकर के एक एक करके सबको मारने लगती है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। अंत में वो माइक की लाश को देखती है। तब उसे याद आता है कि जब उसकी शादी हुई थी माइक से, उस दिन वो कितनी ज्यादा खुश थी। कहीं ना कहीं वो जिंदगी उसे ज्यादा पसंद आ रही थी। यहाँ से निकलने के बाद एवलिन जाकर के मिलती है श्नाइडर से। श्नाइडर के चेहरे को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि ये वही लड़का है जो आखिरी बार उससे मिला था और कहा था कि क्या तुम हम लोगों को मिस करोगी। श्नाइडर को भी एवलिन याद है। उसे आगे की प्लानिंग बताता है और कहता है कि मैं एक कर्नल, मैं बड़े ही आसानी से तुम्हें व्हाइट हाउस के भीतर लेके जा सकता हूँ। वहाँ जाने के बाद हम दोनों मिलकर के मार देंगे राष्ट्रपति को। इन बातों को सुनने के बाद एवलिन चौंक जाती है। श्नाइडर कहता है कि वहाँ पर हम अकेले नहीं होंगे, हमारे और भी साथी अंदर हैं। धीरे धीरे हमें उनके बारे में भी पता लगेगा। थोड़ी देर के बाद ये लोग व्हाइट हाउस के भीतर चले आते हैं। मेकअप करने के बाद एवलिन को एक मर्द बना दिया गया है ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। वो नई आईडी के साथ भीतर चली आती है। जैसे जैसे ये लोग अंदर आते हैं, श्नाइडर देख लेता है राष्ट्रपति को। उन्हें देखते ही वो पागल हो जाता है। अंधाधुन वो सब पर गोलियां चलाता है और आगे बढ़ने लगता है राष्ट्रपति की तरफ। श्नाइडर ने अपने शरीर में बॉम्ब लगा करके रखा है। वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, लेकिन बड़े ही चालाकी से ये लोग राष्ट्रपति को बचा लेते हैं और लेकर के लिफ्ट से जाने लगते हैं। यहाँ पर टेड भी मौजूद है। टेड कहता है कि अगर ये आदमी यहाँ पर है तो एवलिन भी यहीं पर होगी। सारे रास्तों को जितनी जल्दी हो सके ब्लॉक कर दो। अब एवलिन अपने मेकअप को उतारती है और आने लगती है उस एलिवेटर की तरफ जिससे ये लोग राष्ट्रपति को लेकर के जा रहे हैं। वो कूद जाती है एलिवेटर के ऊपर। जैसे ही एलिवेटर रुकता है, सारे लोग राष्ट्रपति को लेकर के बंकर में जाने लगते हैं। बंकर का दरवाजा अभी भी खुला है। एवलिन अंदर जाती उससे पहले गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। तब वो एक एक करके सबको मारने लगती है। उन्हें मारने के बाद वो भी चली आती है बंकर के अंदर। बंकर में आने के बाद राष्ट्रपति को पता लगता है कि रशिया इन पर प्लानिंग कर रहा है न्यूक्लियर हथियार छोड़ने का। तब राष्ट्रपति भी कहता है कि हमें भी अपने हथियारों को तैयार करना पड़ेगा। वो गार्ड्स को बाहर भेजने लगते हैं। गार्ड्स जैसे ही बाहर आते हैं, उनकी नजर पड़ जाती है एवलिन पर।
एवलिन अभी भी उनसे लड़ रही है। ये लोग कैमरे में देख लेते हैं कि एवलिन बाहर ही है। तब सारे अपने हथियारों को निकालने लगते हैं। टेड भी जा करके कहता है कि मुझे भी बंदूक चाहिए। अंदर के गार्ड्स कहते हैं कि हम आपको बंदूक नहीं दे सकते, यही हमारा प्रोटोकॉल है। राष्ट्रपति के आसपास बाहर का कोई भी आदमी बंदूक नहीं रख सकता। इन बातों को सुनने के बाद टेड उसकी बंदूक छीनता है और गोली मार देता है। तब हमें पता लगता है कि टेड भी एक रशियन एजेंट है। वो इतने समय से चुपचाप काम कर रहा था इसी दिन के इंतजार में। वो एक एक करके सबको मारने लगता। अंत में वो राष्ट्रपति को कहता है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आपको करना पड़ेगा। राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा। तब वो उसे भी गोली मार देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एवलिन यहाँ पर आ चुकी है। अब टेड अंदर अकेला है पूरे सिस्टम के साथ। एवलिन बाहर से उससे बात करने लगती है। टेड कहता है कि मैं हमेशा से एक रशियन एजेंट था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद कहीं हमारी दोस्ती हो जाती और हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है और कभी भी हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। एवलिन समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर टेड अंदर क्या कर रहा है। टेड सारे मिसाइल्स को रेडी कर रहा है ताकि वो मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज पर छोड़े। एक बार वहाँ पर हमला शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट वाले अमेरिका पे जरूर हमला करेंगे, लेकिन अब टेड कुछ करता उससे पहले उसकी नजर पड़ती है यहाँ की स्क्रीन पे। वो देखता है कि रशिया के राष्ट्रपति अभी भी जिंदा है। वो खबर झूठी थी कि उनकी मौत हो चुकी है। अब टेड को समझ में आता है कि ये सब कुछ एवलिन की प्लानिंग थी। उसने जानबूझ के गोली के अंदर स्पाइडर का जहर डाला था, जो थोड़े समय के लिए बस इंसान को मारता है। उसे बचाया जा सकता है। टेड एवलिन से आकर के कहता है, मुझे हमेशा से पता था कि तुम गद्दारी करोगी। जब मैं तुम्हें नॉर्थ कोरिया से वापस लेकर के आया था तब मैंने तुम्हारी आंखों में माइक के लिए प्यार देखा था। फिर मैंने ऑर्लोव को बोला कि तुम्हें ये मिशन देना चाहिए कि तुम रशियन राष्ट्रपति को मारो। ऑर्लोव तुम्हें अपनी बच्ची की तरह समझता था। ऑर्लोव ने कहा कि इस मिशन के बाद कहीं तुम जिंदा भी नहीं बचे, लेकिन मैंने ऑर्लोव को मजबूर किया और मैंने उसे कहा कि वो माइक को हॉस्टेज बना करके रखे और तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारे, तुम्हारी लॉयल्टी को चेक करने के लिए। इन बातों को सुनने के बाद एवलिन भड़क जाती है और कांच पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन ये कांच बुलेट प्रूफ है। एवलिन की गोलियां उसे भेद नहीं पाती। टेड वापस चला जाता है मिसाइल को छोड़ने के लिए। तब एवलिन अपना दिमाग लगाती है। वो जाकर के दरवाजे के सिस्टम को क्रैश कर देती है। तब दरवाजा भी खुल जाता है। अंदर आते ही एवलिन लड़ना शुरू कर देती है टेड से और मिसाइल के लॉन्च को भी रोक देती है। शुरू में टेड भारी पड़ता है एवलिन पे। वो उसे बड़ी बेरहमी से पीटता है, लेकिन एक वक्त के बाद एवलिन अपने आप को संभालती है और पीटना शुरू कर देती है टेड को। टेड जब नीचे गिरता है तब वो एक एक मिसाइल को डिसेबल करने लगती है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं और वो गोली चला देते हैं एवलिन पे। एक गोली जाकर के लगती है उसके पीठ में, मगर एवलिन अभी भी ठीक है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना था। सारे लोग उसे गिरफ्तार करके बाहर लेकर के आने लगते हैं। यहाँ पर प्लेबॉय भी है। किसी को भी पता नहीं कि टेड ने क्या किया है। अंदर के सारे कैमरे को बंद कर दिया गया था। सबको लगता है कि एवलिन ने हमला किया था राष्ट्रपति पर और उसी ने सबको मारा भी है। जब ये लोग एवलिन को लेकर के जा रहे होते हैं तभी एवलिन देखती है कि टेड ने एक कैंची निकाल करके रखा है अपने हाथ में उसे मारने के लिए। वो जैसे ही उसके पास जाती है, टेड से पहले वो उसके गले में अपने हथकड़ी को फंसा देती है। जब तक लोग उसे हटाते तब तक टेड की मौत हो जाती है। अब प्लेबॉय उसे लेकर के जाने लगता है हेलीकॉप्टर से, लेकिन रास्ते में वो कंफ्यूज है और कहता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही और तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा था। तब एवलिन उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है कि अभी भी रशियन एजेंट्स जिंदा हैं और वो यहाँ पर कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे अमेरिकन को। टेड भी गद्दार था। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब प्लेबॉय को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसे एवलिन की बातों पर भरोसा भी है और भरोसा नहीं भी है। एवलिन उसे कहती है कि अगर मुझे मासूम लोगों को मारना होता तो मैं बहुत मासूम लोगों को मार चुकी होती। मेरे पास तुम्हें भी मारने का ऑप्शन था, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। अब ये बातें चल ही रही होती है तभी प्लेबॉय के फोन पर एक संदेश आता है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि एवलिन ने ही मारा है ऑर्लोव को। इन चीजों को देखने के बाद प्लेबॉय को भी भरोसा हो जाता है कि एवलिन एक एक करके सारे रशियन एजेंट्स को मार रही है। वो एवलिन को कहता है कि इस बात को मैं कभी भी कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, कोई इस कहानी पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे एजेंट्स को मार गिराओ। इतना कहने के बाद वो उसके हथकड़ी खोल देता है। जैसे ही ये लोग पानी के ऊपर आते हैं एवलिन पानी में कूद जाती है और प्लेबॉय ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो उसे मार करके भागी है। हेलीकॉप्टर से सारे लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे एवलिन बाहर आ चुकी है और जंगल में भाग रही है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद एक नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अमेरिका में। वो सबसे पहले जाते हैं रशिया शांति समझौते के लिए और अपने भाषण के दौरान वो सबको बताते हैं कि सारे के सारे रशियन एजेंट्स को मार दिया गया है, एवलिन सॉल्ट को भी। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि वो अनाथ था और रशिया में ही बड़ा हुआ। इन बातों को हमें सुन करके पता लगता है कि राष्ट्रपति भी रशियन एजेंट है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।